नमस्कार, सिमरदा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विधि शास्त्र में कल का जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करते हुए द राज्य द स्टेट या राज्य क्या है, कल अपन ने इसकी परिभाषा देखी थी, राज्य शब्द की परिभाषा डेफिनेशन देखी थी, सामंत की देखी थी, गेटेल की देखी थी, हॉलैंड की देखी थी। इन सब से निष्कर्ष जो निकला वो ये निकला कि राज्य क्या होता है। राज्य कोई एक न्यायिक सत्ता या कोई एक समुदाय होता है जिसका किसी भूभाग पर दखल होता है और उसके अंदर एक संघ की सरकार होती है जो अपने उस आंतरिक व्यवस्था के लिए क्या करती है, प्रशासन का काम करती है, प्रशासनिक कार्य करती है। तो आज हम इसी परिभाषा का जो अगला स्टेप है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। तो क्या क्या राज्य के आवश्यक तत्व है जो एक स्टेट में पाए जाते हैं या एक स्टेट होने के लिए, राज्य होने के लिए वो जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के जो आवश्यक तत्व है वो मुख्यतः 4 तत्व है। कौन से हैं? मुख्यतः 4 तत्व माने जाते हैं जो किसी भी स्टेट में पाए जाएंगे। तो कौन सा है? पहला जो है इसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व वो है जनसंख्या। कौन सा? जनसंख्या। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है भूभाग। कौन सा? भूभाग। और तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है सरकार, गवर्नमेंट। और चौथा जो आवश्यक तत्व है वो है संप्रभुता। कौन सा? संप्रभुता या सॉवरेनिटी। जनसंख्या या पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, भूभाग यानी राज्य क्षेत्र, भूभाग या राज्य क्षेत्र, कोई टेरिटरी, राज्य क्षेत्र, कोई ना कोई क्षेत्र होगा उसके लिए, सरकार, गवर्नमेंट। और संप्रभुता, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, ये 4 इसके आवश्यक तत्व हैं। किसके लिए? राज्य के लिए। यानी राज्य में ये 4 तत्व आपको जरूर मिलेंगे। जनसंख्या, जनसंख्या के लिए ये बताया गया है कि जनसंख्या कितनी हो। राज्य के लिए जनसंख्या अनिवार्य है, यानी ये अनिवार्य है, बिना जनसंख्या के राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अनिवार्य तत्व है भाई, राज्य है तो राज्य में कोई ना कोई तो जनसंख्या होगी। बिना जनसंख्या के राज्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, राज्य का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो जनसंख्या होना बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के लिए। जनसंख्या कितनी हो ये मायने नहीं रखती, जनसंख्या कितनी हो ये कोई डिसाइड नहीं है कि कितनी होगी, कितनी भी हो सकती है। जनसंख्या कम भी हो सकती है और जनसंख्या ज्यादा भी हो सकती है, यानी कम या ज्यादा कितनी भी हो सकती है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम इतनी जनसंख्या होगी उसको ही राज्य घोषित किया जाएगा या जिसकी जनसंख्या इतनी होगी उसको राज्य घोषित किया जाएगा। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, बस ये है कि जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो जनसंख्या होना जरूरी है, न कि उसकी संख्या कितनी होगी ये जरूरी नहीं है। कितनी भी हो सकती है जनसंख्या, संख्या का कोई ये फिक्स नहीं है, लेकिन संख्या होनी चाहिए ये जरूरी है। फिर कम हो या ज्यादा हो, कितनी भी हो, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कितनी जनसंख्या होगी उसको स्टेट मानेंगे, लेकिन जनसंख्या होनी चाहिए ये जरूरी है, कितनी भी हो सकती है। तो जनसंख्या के बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो है भूभाग, राज्य क्षेत्र, टेरिटरी। राज्य क्षेत्र यानी कोई ना कोई राज्य क्षेत्र होना चाहिए। आवाज कम आ रही है क्या, या किसी का माइक ऑन है? नो सर, हो ही जा रही है। पीछे से बैकग्राउंड से ऐसे लग रहा है जैसे कोई आवाज आ रही थी। हाँ, भूभाग, राज्य क्षेत्र होना जरूरी है। जैसे मान लो स्टेट की बात करें हम, तो भारत में एक क्या है? राज्य है। ये नक्शा है, मेरे को बनाना तो नहीं आता,
पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए काल्पनिक सा एक नक्शा बना के दिखाऊंगा। जैसे ये क्या है, ये राज्य है, ये क्या है, राज्य है, यानी भारत क्या है, भारत भी एक स्टेट है, राज्य है। हम उस राज्य की बात नहीं करते जैसे राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, उसकी बात नहीं करते, हम तो केवल इसकी बात करते हैं। तो इस राज्य के लिए पहला जनसंख्या आवश्यक तत्व कौन सा, जनसंख्या, यानी इसके लिए जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या कितनी भी हो, यह जरूरी नहीं है, कितनी भी हो सकती है, कम ज्यादा कितनी भी हो सकती है, पर जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, भूभाग यानी टेरिटरी, राज्य क्षेत्र होना चाहिए। भाई स्टेट है तो स्टेट के लिए ये क्या है, ये सारा क्या है, इसका भूभाग है, यानी ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा क्या है, इस स्टेट का राज्य क्षेत्र है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, ये समझ राज्य क्षेत्र आता है वहां पर कि भारत का क्या होगा, राज्य क्षेत्र होगा। राज्य क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होंगे, जो 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इसमें आते हैं। तो यहाँ राज्य क्षेत्र का मतलब भूभाग होना चाहिए। जैसे भारत के लिए फिक्स भूभाग है, ये थोड़ी है कि भारत यहाँ तक आ जाएगा कभी, या कभी इधर यहाँ तक चला जाएगा, या कभी यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। भारत की यानी सीमाएं यानी भूभाग क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो किसी भी राज्य के लिए क्या है, भूभाग है। और ऐसा भूभाग कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होगा, निश्चित होगा। जैसे यहाँ पर सीमाएं बना दी गई है, ये क्या है, एक निश्चित भूभाग है। तो राज्य के लिए दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो भूभाग माना जाता है। भूभाग कितना होगा, विशाल होगा या छोटा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कितना भी हो सकता है। विशाल बड़ा भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है, यानी छोटा भी हो सकता है। अब राज्य राज्य तो छोटा सा भी, इतना सा बड़ा भी राज्य हो सकता है, और भारत जैसा स्टेट है वो भी राज्य है। नेपाल की बात करें, नेपाल कितना का है, नेपाल कितना का, इतना सा तो है। भूटान कितना का है, इतना सा भूटान है। तो ये भी क्या है, अपने आप में स्टेट है, ये भी क्या है, स्टेट है। तो नेपाल भूटान जितने भी छोटे हैं वो भी स्टेट है, और बड़े हैं वो भी स्टेट। चाइना है, चाइना भारत से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि भूभाग होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। ऐसा भूभाग विशाल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है, यानी छोटा भी क्या हो सकता है, भूभाग छोटा भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ देखा इतने इतने छोटे छोटे भी क्या हो सकते हैं, राज्य हो सकता है। तो भूभाग होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित भूभाग नहीं होना चाहिए। बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है, छोटा है वो भी स्टेट बन सकता है, जिसका भूभाग ज्यादा है वो भी क्या बन सकता है, स्टेट बन सकता है। तीसरा इसका आवश्यक तत्व क्या है, सरकार, यानी यहाँ जनसंख्या भी है, ये जनसंख्या भी होगी इसके लिए, और यहाँ पर क्या हो गया, इसका भूभाग भी हो गया, भूभाग भी कैसा हो गया, निश्चित हो गया। तीसरी चीज जो जरूरत होगी किसी राज्य के लिए वो होगी सरकार, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ का जो क्षेत्र है, ये इसको सही तरीके से संचालित करने के लिए, इसको सही तरीके से इसका प्रशासन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक सरकार की आवश्यकता होगी। किसकी, गवर्नमेंट की। और सरकार भी कैसी होगी, एक संगठित सरकार होगी। कैसी सरकार होगी, संगठित सरकार की आवश्यकता होगी। तो एक सरकार क्या होगी, एक चुनी हुई सरकार। कैसी भी हो सकती है, सरकार में जैसे राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, सारी प्रकार के आते हैं, तानाशाही जो भी, सामंतवादी कैसा भी हो, कोई भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सरकार होगी। जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र हो, कैसी भी हो सकती है, सरकार होगी जो क्या करेगी, इस निश्चित भूभाग में रहने वाली जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उसको विनियमित, उसको प्रशासनिक, उसमें अंतर आंतरिक व्यवस्था को कायम करने के लिए क्या करेगी, ये सरकार बनाई जाती है, जो क्या करेगी, इस राज्य का प्रशासन चलाने का काम करती है। नेक्स्ट जो आवश्यक तत्व है वो क्या है, संप्रभुता, यानी राज्य के लिए जनसंख्या भी हो गई, राज्य का एक निश्चित भूभाग भी हो गया, और राज्य के लिए एक सरकार भी हमने यहाँ चुन दी, सरकार भी बन गई। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी ऐसी सरकार या ऐसा राज्य क्या होना चाहिए, संप्रभुता लिए हुए होना चाहिए, यानी संप्रभु होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभु किसको कहेंगे, ऐसा राज्य, कैसा राज्य होना चाहिए, संप्रभु स्टेट होना चाहिए, संप्रभु राज्य होना चाहिए। तो संप्रभु राज्य किसको कहेंगे, संप्रभु राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से, कैसे, आंतरिक और बाह्य दृष्टि से क्या हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो। क्या हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो।
यानी ऐसा राज्य अपने आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र से क्या हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। किसी भी अन्य राष्ट्र का क्या नहीं होना चाहिए, इस पर कोई नियंत्रण या कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी अन्य राष्ट्र का या किसी भी अन्य राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, इस पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, निश्चित भी है, सरकार भी है। अगर ये सारी चीजें होते हुए भी किसी बाह्य राष्ट्र का अगर इसके आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप होता, तो क्या ये भारत जो राज्य है वो संप्रभु होता? हमने प्रस्तावना में देखा है कि भारत क्या होगा, एक सर्वप्रभुत्व संपन्न होगा। क्या होगा? सर्वप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता या सर्वप्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि ये अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में अपने आंतरिक प्रशासन को चलाने के लिए क्या नियम बनाएगा, कैसे नियम बनाएगा, जनता को क्या देगा, क्या लेगा, ये सारी पावर किसके पास है? इस भारत स्टेट के पास है। यानी कोई भी दूसरा राष्ट्र ये नहीं कह सकता, चाइना, अमेरिका ये नहीं कह सकता कि आप इन लोगों के लिए ये नीतियां बनाओगे, आप अपने देश में ये काम करोगे, हमारे बिना पूछे कानून नहीं बना सकते। यानी कहने का मतलब हमारे इस भारत स्टेट पर किसी भी बाह्य राज्य का क्या नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत अपने आप में क्या है, आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी अन्य राष्ट्र का कोई इंटरफेयर यहाँ नहीं होता है। भारत अपने क्षेत्र में कौन सी विधि बनाएगा, कैसे लागू करेगा, जनता को कौन से अधिकार देगा, जनता पर क्या लायबिलिटी होगी, यानी तमाम चीजों को लेकर के अगर कानून बनाना चाहे तो भारत क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, संप्रभु है, अपने आप में सर्वोच्च है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च भी होता है, यानी इससे ऊपर कोई नहीं है, अपने आप में सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिमान है। कहने का मतलब जिस पर किसी का कोई बाह्य या आंतरिक रूप से कोई कंट्रोल नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? संप्रभु कहेंगे। तो ऐसा राज्य होने के लिए चौथी जो आवश्यक चीज है वो है कि राज्य तो है, लेकिन अगर संप्रभु नहीं है तो फिर वो क्या नहीं होगा, वो राष्ट्र नहीं होगा, वो राज्य नहीं होगा। राज्य तभी होगा जब वो संप्रभु होगा, यानी अपने आप में स्वतंत्र होगा, किसी के अधीन नहीं होगा। पहले देखा होगा आपने कि यहाँ भारत था, भारत के ऊपर ब्रिटेन का क्या था, शासन था। यानी कोई भी कानून बनेगा तो ब्रिटेन की सरकार उसे यस करेगी, अनुमति देगी, तभी वो भारत पर लागू होगा। तो क्या है, ब्रिटेन का शासन है, तो भारत स्टेट कहाँ होगा? संप्रभु स्टेट हुआ ही नहीं। फिर वो क्या कहलाता था? डोमिनियन स्टेट कहलाता था। क्या कहलाता था? डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक राज्य जिसे कहते हैं, औपनिवेशिक राज्य। तो इस पर बाह्य राष्ट्र का इंटरफेयर होता है, औपनिवेशिक स्टेट पर बाह्य राष्ट्र का इंटरफेयर है, जैसे ब्रिटेन का यहाँ होता था। फिर भारत में संविधान लागू हो गया, भारत को क्या कर दिया? संप्रभु राष्ट्र बना दिया। यानी अब ब्रिटेन या अन्य किसी भी राज्य का कोई भी भारत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। भारत अपने आप में सर्वे सर्वा है, अपने नागरिकों के प्रशासन चलाने के लिए जो भी नीतियां, नियम, कानून जो भी बनाना चाहिए बनाने के लिए स्वतंत्र है। किस देश के साथ क्या संबंध रखेगा, किस देश के साथ संधि करेगा, समझौते करेगा, किस देश के साथ व्यापारिक समझौते करेगा, किसके साथ व्यापार करेगा, नहीं करेगा, किससे आदान प्रदान करेगा, नहीं करेगा, इस मामले में भारत क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राज्य है। तो किसी भी राज्य के लिए चौथा जो आवश्यक कर्तव्य है वो क्या होगा? संप्रभुता होगा। यानी वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, सर्वोच्च होगा, किसी का कोई भी अन्य किसी प्रकार से कोई उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये चार अगर चीजें हैं किसी में, चार अगर तत्व कहीं मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो आप। है कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, अब देखो आगे। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यानी ये जो राज्य है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेके कुछ सिद्धांत बने हुए जो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति इनके कारण होती है। तो अलग अलग सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति को लेके चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत अपन।
राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, यानी राज्य की उत्पत्ति इन सिद्धांतों के जरिए मानी जाती है। तो कौन कौन से सिद्धांत है जो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। पहला सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत यानी ये सिद्धांत कहता है, इसे शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं, द फोर्स थ्योरी भी इसको कहते हैं, द फोर्स थ्योरी। शक्ति या बल का सिद्धांत, शक्ति या बल का सिद्धांत किसे कहते हैं। यानी ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति बल से होती है, ताकत से होती है, पावर से होती है। जिसके पास पावर है वही क्या करेगा, शासन करेगा, वही क्या करेगा, प्रशासन करेगा। तो राज्य की उत्पत्ति, ये जो शक्ति का सिद्धांत है, ये कहता है कि पावर से क्या होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर है वो क्या बन जाएगा, राज्य बन जाएगा, वही अन्य पर क्या करेगा, प्रशासन करेगा, लोग उसके अधीन रहेंगे। तो ये शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य शक्ति के प्रयोग से अस्तित्व में आता है, यानी शक्ति का जो प्रयोग करता है उससे क्या बनता है, राज्य का अस्तित्व होता है। जो बलवान है, जो ताकतवर है, वो क्या खाता है, कमजोर को खा जाता है। बलवान है वो किसको खाएगा, दुर्बल को खाएगा। समुद्र है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी कौन है वहां पर सर्वोच्च कौन है, वो बड़ी मछली है। तो जो कमजोर है वो हमेशा ही क्या होगा, इनके अधीन रहेगा, ताकतवर के अधीन, या जो शक्तिशाली है उसके हमेशा उसके अधीन रह के काम करेगा। तो बलवान है, जो जिसके पास पावर है, वो क्या करेगा, इन दुर्बल लोगों पर शासन करेगा। तो इसी से किसकी उत्पत्ति होती है, इस राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी जो जो पावरफुल है वो लोगों पर राज करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति कहां से मानते हैं, शक्ति का सिद्धांत कहता है कि पावर से क्या होती है, राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत क्या है, देवी सिद्धांत या देवीय सिद्धांत, द डिवाइन थ्योरी। इसे देवीय सिद्धांत या देवी सिद्धांत भी कहते हैं, देवी सिद्धांत। द डिवाइन थ्योरी, देवी सिद्धांत, ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य की दृष्टि, राज्य की सृष्टि किससे होती है, राज्य की सृष्टि देवीय का मतलब ईश्वर से, किससे, ईश्वर से। राज्य की सृष्टि किसने की है, राज्य का निर्माण किसने किया है, तो ये कहता है कि देवीय सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की सृष्टि ईश्वर के द्वारा की गई। किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा की गई है। राजा को लोगों को नियंत्रण करने और उन पर शासन करने की शक्ति किसके द्वारा दी गई है, ईश्वर के द्वारा दी गई है। भाई राजा होता है, अब तो चलो आजकल तो ये बन गए लोकतांत्रिक तरीके से, पहले राजा था और राजा क्या करता था, आम जनता पर शासन करता था, आम जनता पर क्या करता था, नियंत्रण करता था। तो ये राजा को पावर मिली कहां से, राजा को ये पावर मिली कहां से, तो राजा को ये शक्ति कहां से मिलती है, ये ईश्वर के द्वारा मिलती है। किससे, ईश्वर के द्वारा। यानी राजा को किसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। किस लिए भेजा है, लोगों पर शासन करने के लिए, लोगों की व्यवस्था करने के लिए। तो ये कहता है देव सिद्धांत की राजा है वो किसकी देन है, वो ईश्वर की देन है। इसलिए ये देव सिद्धांत कहता है कि ईश्वर के द्वारा ही इस सृष्टि का या इस राज्य का निर्माण किया जाता है। तो देवी सिद्धांत ये मानता है कि ईश्वर के द्वारा राज्य का अस्तित्व आता है, न कि किसी अन्य के द्वारा। ये कहता है कोई पावर की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर जिसको चाहेगा उसको ही पावर दे देगा, ईश्वर जिसको चाहेगा उसी को क्या बनाएगा, राजा बनाएगा। तो राज्य की उत्पत्ति किससे मानता है, ये सिद्धांत कहता है कि ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तीसरा है सामाजिक संविदा का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक संविदा का सिद्धांत। सामाजिक संविदा का सिद्धांत ये क्या कहता है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसको कहते हैं द सोशल
कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ होता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन यूरोप में होता है। कहाँ होता है? यूरोप में सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। और इसके जो समर्थक हैं इस सिद्धांत के, वो कौन है? इसके जो समर्थक हैं वो है ग्रोसियस। इसके समर्थक कौन कौन है? इसका समर्थक ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक, रूसो, रूसो और कांट जैसे जो विधि शास्त्री हैं वो क्या है? इसके समर्थक माने जाते हैं। यानी इन्होंने ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये जितने भी विधि शास्त्री हैं, इन्होंने क्या माना है? ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किससे होती है? सामाजिक संविदा के सिद्धांत के जरिए होती है। ये क्यों होती है? ये कहते हैं, ये सिद्धांत ये कहता है कि लोगों के बीच में क्या होता है? सामाजिक संविदा का मतलब लोग रहेंगे और लोगों के बीच में क्या होगा? आपस में संबंध होगा, लोग आपस में मिलेंगे, आपस में संविदा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संव्यवहार करेंगे। और जो ये संव्यवहार या संविदा करते हैं, इसी से क्या होता है? इसी से राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी सबसे पहले तो क्या होगा? लोगों के बीच में आपस में संबंध होंगे। क्या होंगे? लोगों के बीच में आपस में संबंध होंगे। और ये क्या करेंगे? जब संबंध होगा तो ये संगठित होने का करार करेंगे। क्या करेंगे? संगठित होने का करार। यानी ये लोग ये कहेंगे कि हम सब मिलकर के क्या होंगे? एक समूह बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, और संगठन बना करके फिर ये आगे क्या करेंगे? फिर ये कहेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो ये संगठित होंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद ये कहेंगे कि हम क्या करेंगे? हम लोगों और शासक के बीच, हम लोगों किसके बीच में? लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, और शासक के बीच में। किसके बीच में? यानी राजा और जनता के बीच ये क्या करेंगे? ये राजा और जनता के बीच जिसके द्वारा शासन को प्राधिकार और शक्ति दी गई, यानी एक करार करेंगे। राजा और जनता के बीच क्या होगा? एक करार होगा, एग्रीमेंट होगा, और जिसके जरिए शासन को चलाने के लिए जो प्राधिकार या शक्ति है वो किसको दी जाएगी? इस शासक को दी जाएगी। जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो हम अपना एग्जाम्पल ले, भारत का एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पर आप देखते हो कि भारत में जनता क्या चुनती है? जनता एमपी एमएलए चुनती है, और एमपी चुन करके क्या बनता है? पीएम बनता है, और पीएम फिर किस पर राज करता है? इस जनता पर राज करता है। यही तो चीज है भाई। जनता ने किसको बनाया? एमपी को बनाया, और एमपी ने किसको बनाया? पीएम को बनाया, और पीएम फिर किस पर शासन कर रहा है? इस जनता पर शासन कर रहा है। तो क्या है? यानी सबसे पहले लोग आपस में मिलेंगे, यानी संगठित होंगे, सारे संगठित होंगे। यहाँ करके संगठित होने के बाद में इन्होंने कहा कि लोगों और शासक के बीच में, यानी इस जनता और इस शासक के बीच में क्या करेंगे? एक करार करेंगे, और उस करार के जरिए क्या बनाया जाएगा? एक संगठित सरकार बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? संगठित सरकार, जो क्या करेगी? इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, संव्यवहार होगा, जिसके जरिए ये शासन प्रशासन की व्यवस्था करने का कार्य करेगा। तो ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सामाजिक जो संविदा है, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके जरिए क्या होती है? राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी अब क्या बन गया यहाँ पर? अब एक राज्य बन गया। किसके लिए? इस जनता के लिए, पीएम के लिए बना दिया इन्होंने। क्या? एक स्टेट, जो भारत में आप देखते हो क्या करें? प्रशासन का काम करते, जनता और लोगों के बीच में एक ऐसा समूह, एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जिसके जरिए क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है। ये सिद्धांत कहता है सामाजिक संविदा का सिद्धांत। इसके बाद सिद्धांत आता है प्राकृतिक सिद्धांत। किसका सिद्धांत? प्राकृतिक सिद्धांत। यहां लिख देता हूं मैं, यहां प्राकृतिक सिद्धांत। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकता है अभी। बोलिए बोलिए। नो सर। अब देखो आगे वाला सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत।
प्राकृतिक सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक सिद्धांत, द नेचुरल थ्योरी जिसको कहते हैं, द नेचुरल थ्योरी, द नेचुरल थ्योरी, प्राकृतिक सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि राज्य क्या है? राज्य मनुष्य की या मानव की सहज प्रवृत्ति का परिणाम है। किसका? सहज प्रवृत्ति का परिणाम है। राज्य मनुष्य की सहज प्रवृत्ति का क्या माना जाता है? परिणाम माना जाता है। राज्य का अस्तित्व कैसे होता है? ये प्राकृतिक सिद्धांत कहता है, नेचुरल थ्योरी का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य का अस्तित्व कैसे होता है? राज्य का अस्तित्व मनुष्य की सहज प्रवृत्ति के कारण, यानी मनुष्य की जो स्वाभाविक अवस्था है, जो उसका नेचर है, उसी से क्या बनता है? राज्य का निर्माण होता है। किससे? सहज प्रवृत्ति का परिणाम है। मनुष्य का जो सहज स्वभाव है, उसी से क्या बन जाता है? धीरे धीरे चल करके एक दिन राज्य अपना अस्तित्व ले लेता है। तो प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक अरस्तु है। हाँ, प्राकृतिक सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य क्या है? मनुष्य की सहज प्रवृत्ति का परिणाम है, यानी मनुष्य का जो सहज स्वभाव है, उसी से क्या बन जाता है? राज्य का निर्माण होता है। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ये कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और इसी सामाजिकता के कारण, इसी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण राज्य का जन्म होता है। यानी अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल ठीक बात है, सामाजिक प्राणी है। और ये आगे ये भी कहता है कि अगर ये सामाजिक प्राणी है ना, इसी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? राज्य का जन्म होता है। किसका? राज्य का जन्म होता है। और राज्य, व्यक्ति और राज्य के हित एक ही है, यानी व्यक्ति और राज्य, मनुष्य और राज्य, इस व्यक्ति के और इस राज्य के दोनों के जो हित है वो क्या है? एक ही है। मनुष्य और राज्य के हित एक ही हैं, इसलिए मनुष्य क्या करता है? राज्य के बाहर या उसके बिना नहीं रह सकता। यानी व्यक्ति और राज्य दोनों के जो हित हैं वो एक ही हैं, इसलिए व्यक्ति ना तो राज्य के बाहर रह सकता और ना ही राज्य के बिना रह सकता। इसलिए व्यक्ति से ही, इसी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? राज्य का जन्म होता है। तो प्राकृतिक सिद्धांत कहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और इसी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण ही इस राज्य का जन्म होता है। यानी मनुष्य राज्य के बिना नहीं रह सकता और राज्य मनुष्य के बिना। तो ये कहने का मतलब है कि मनुष्य के कारण ही, मनुष्य के इस नेचर के कारण ही क्या होता है? राज्य का जन्म होता है। तो प्राकृतिक सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति का परिणाम ही क्या है? राज्य है। एक सिद्धांत और है जो ये कहता है कि ऐतिहासिक या विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ऐतिहासिक या विकास का सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकास का सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकास का सिद्धांत, द हिस्टोरिकल और द इवोल्यूशन थ्योरी। द हिस्टोरिकल थ्योरी या द इवोल्यूशन थ्योरी। विकास का सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य एक विकास क्रम की अवधारणा है। यानी राज्य क्या है? एक विकास क्रम का परिणाम है। राज्य क्या है? एक विकास क्रम का परिणाम है। राज्य कोई एक दिन में नहीं बना है। राज्य ये नहीं है कि एक दिन में कोई राज्य का अस्तित्व हो गया। राज्य का अस्तित्व कैसे होता है? ये राज्य एक दिन का नहीं बल्कि एक विकास क्रम का परिणाम है। स्टेप बाय स्टेप चलते चलते धीरे धीरे विकास होते होते क्या बना है? राज्य बना है। जैसे ऐतिहासिक है तो इतिहास की बात करेगा, इतिहास की बात करेगा तो क्रमबद्धता की बात करेगा, क्रमबद्धता का मतलब विकास, यानी स्टेप बाय स्टेप विभिन्न चरणों में विकास होकर के क्या होता है? राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में किसी राज्य का निर्माण कर दिया, ऐसे नहीं। राज्य बनने में बहुत समय लगा है,
बहुत चरणों से होकर के, विकास कालखंडों से होकर के गुजरा, तब जाकर के राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य एक विकास क्रम का परिणाम है जो समाज विभिन्न वर्गों से होकर गुजरा है। भाई समाज है वो आज जो देख रहे हो वो आज जैसा तो नहीं था, तो कई कई तरीकों से होकर के समाज क्या है, कई कैटेगरी से होकर के गुजरा है, और विभिन्न बातें इसे रूप देने के लिए, इसे विकसित करने में काम किया है। राज्य क्रमिक विकास की प्रक्रिया से ही अस्तित्व में आया है, इसलिए ये सिद्धांत जो है वो तर्कपूर्ण लगता है। क्या लगता है? तर्कपूर्ण लगता है कि वास्तव में इसमें दम है कि राज्य एक दिन का नहीं है, बल्कि राज्य एक विकास क्रम का परिणाम है। तो ऐतिहासिक या विकास का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य विकास क्रम का परिणाम है। समाज विभिन्न वर्गों से होकर के गुजरा है, विभिन्न वर्गों में उसने जो जो कार्य किया है, उसी कार्य और उसी विकास के परिणाम क्या होता है, राज्य का अस्तित्व होता है। इसलिए ऐतिहासिक विकास सिद्धांत ये कहता है कि राज्य विकास क्रम का परिणाम है। तो ये कुछ इसके राज्य की उत्पत्ति को लेके कुछ सिद्धांत थे जिनकी अपने चर्चा की है। शक्ति का सिद्धांत, देवीय सिद्धांत, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत और ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक या विकास का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत है जो अपने अपने तरीके से क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इसके बाद राज्य के कार्य, राज्य के कार्य, राज्य के कार्य हैं वो मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। राज्य के कौन कौन से 2 कार्य होते हैं? एक तो होते हैं मुख्य कार्य। कौन से? मुख्य कार्य। और एक होता है गौण कार्य। गौण कार्य, इसे द्वितीय कार्य भी कहते हैं, सेकेंडरी, इसे प्राइमरी या प्राथमिक भी कहते हैं। इसे प्राइमरी या प्राथमिक कार्य भी कहते हैं। इसको मौलिक कार्य भी कहते हैं, इसको संघटक कार्य भी कहते हैं। इसे प्राइमरी जो है फंक्शन है वो इसे भी कहते हैं, प्राइमरी फंक्शन या प्राथमिक कार्य। प्राइमरी फंक्शन या प्राथमिक कार्य, और ये सेकेंडरी फंक्शन या गौण कार्य। प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य किसको कहेंगे, और गौण कार्य किसको कहेंगे, या द्वितीय कार्य किसको कहेंगे? प्राथमिक कार्य कौन से होंगे? ये किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। क्या है? ये किसी भी राज्य के लिए आवश्यक कार्य है। किसी भी राज्य के लिए आवश्यक कार्य, क्योंकि राज्य का ये, तो राज्य के लिए ये कार्य कौन से होते हैं? ये बहुत जरूरी होते हैं। इनके बिना राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। यानी राज्य के अस्तित्व के लिए ये प्राथमिक कार्य, गौण कार्य होना जरूरी है। इसमें कौन से कार्य आते हैं? इसमें जैसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, इससे बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। भाई बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि अगर कोई भी राष्ट्र दूसरे राज्य पर हस्तक्षेप करेगा या उस पर कब्जा कर लेगा या उस पर किसी प्रकार से आक्रमण करेगा तो वो राज्य कभी अपने अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। तो पहला जो काम है वो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा है। हम देखते हैं कि भारत की जो ज्यादातर जो बजट है, जो पैसा है, वो किस में जा रहा है? राष्ट्र की सुरक्षा में जा रहा है। यानी आर्मी पर, जितने भी जो फोर्सेज है उन सब पर खर्चा किया जाता है ताकि भारत को क्या किया जा सके, सुरक्षा दी जा सके, ताकि कोई भी बाह्य राष्ट्र हम पर आक्रमण ना कर सके। तो बाह्य जो आक्रमण से सुरक्षा है ये इसका कौन सा कार्य? मुख्य कार्य माना जाता है। किसका? राज्य का। और क्या है? और है न्यायिक प्रशासन। और कौन सा है? न्यायिक प्रशासन का जो कार्य है वो इसका मुख्य कार्य है। यानी बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना और लोगों में न्यायिक प्रशासन को स्थापित करना, ये 2 जो काम है वो मुख्य कार्य इसके माने जाते हैं। दूसरे जो कार्य है वो है गौण कार्य या द्वितीयक कार्य, या इसको लोकहित के कार्य भी कहते हैं। कौन से? लोकहित के कार्य। गौण कार्य, द्वितीय कार्य या लोकहित के कार्य, इसका मतलब क्या है कि ये कम इंपोर्टेंट है। यानी ये इसकी बजाय कम इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी कार्य ये है। तो गौण कार्य में कौन से होंगे? इसमें विधायन द्वारा यानी विधि निर्माण का जो कार्य है वो कौन सा? विधि निर्माण का। किसके लिए? आम जनता के लिए। विधि निर्माण का कार्य
विधि निर्माण यानी लोगों के लिए जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी कानूनों का निर्माण करना गौण कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व गौण कार्य है। ठीक है। तो जितने भी कानूनों का निर्माण किया जाता है, लोगों के हितों के लिए कानून बनाए जाते हैं, लोगों के हित के लिए काम किए जाते हैं, ये जितने भी पॉलिसी, जितने भी कानून है, वो सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी कार्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो सारे कार्य यहाँ आ जाएंगे। लोगों के हितों के लिए, राज्य के लोक कल्याणकारी स्टेट बनाने के लिए जो जो कार्य किए जाएंगे, वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, इस गौण कार्य में आ जाएंगे। यानी सुरक्षा और न्याय प्रशासन के अलावा जितने भी कार्य हैं, वो सारे सेकेंडरी फंक्शन है, द्वितीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक जो टॉपिक था स्टेट का या राज्य का, वो कंप्लीट होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो वो बोल सकता है। बस इतना अगर आप कर लोगे तो फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है और कुछ। फिर भी कोई डाउट रहे तो दोबारा से ये वीडियो आप देख लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।